हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए वर्ष 2022 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी सामाजिक अध्ययन के, जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी सामाजिक अध्ययन यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको कवर करवा दूंगा। और देखिए, एक ही वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगर हम लोग एक वीडियो में कवर करते तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाता और इससे आपको असुविधा होता। ऑलरेडी हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और आई होप कि आपने देखा भी होगा। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे और 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सामाजिक अध्ययन के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, वो पूरा आज आपका कवर हो जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसीलिए अब आप लोग सिर्फ रिवीजन करिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। इसी प्रकार से मैंने आपको 2023 में जितने भी प्रश्न साइंस के पूछे गए थे और सामाजिक अध्ययन के पूछे गए थे, उनको मैंने कवर करा दिया था। आप लोग देखिएगा, 1 लाख+ व्यूज़ है उस पर, रिवीजन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, पूरा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सारा प्रश्न आज हमारा कवर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन पूरा समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हम लोग 2022 में डीएलएड में जितने भी सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं और पार्ट 1 हमने कवर कराया हुआ है। आज हमारा पार्ट 2 है और पूरा कंप्लीट 2022 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी सामाजिक अध्ययन के यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए थे वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, पार्ट 1 में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था और मैंने बोला था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? आप में से सभी लोगों ने इसका लगभग सही सही उत्तर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में नीति आयोग का गठन जो हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था और यह एक गैर संवैधानिक या अथवा कह सकते हैं कि संविधान उत्तर निकाय है। ठीक है, संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। और देखिए, नीति आयोग जो है यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष का नाम इम्पॉर्टेंट है और इसके जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं ये सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी हैं। और इसके जो सीईओ हैं यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये BVR सुब्रमण्यम हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से जो हमने 2023 में साइंस के प्रश्न बिहार डीएलएड में पूछे गए थे और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने कवर करा दिया है और दोनों वीडियोज़ पर 1 लाख+ व्यूज़ है। आप लोग रिवीजन करिएगा। 2022 का भी सामाजिक अध्ययन आज कंप्लीट हो जाएगा और जल्द ही मैं 2022 में साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज या कल में मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए बताइए, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको रखा गया था विधिक अधिकार में। ठीक है ना फ्रेंड्स, या कानूनी अधिकार कह सकते हैं। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको रखा गया। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है ये कहाँ पर होती है फ्रेंड्स? तो ये मौसिनराम में होती है। मेघालय में पड़ता है, मेघालय में मौसिनराम। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो उसके बाद देखिए, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। एक प्रश्न तो ये बन गया आपका। ठीक है, खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है ये गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए कितने वर्ष का समय लेते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये लेते हैं कम से कम लाखों वर्ष के। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? 6 वर्ष किया गया था। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा, याद रखेंगे, लोकसभा और राज्य विधानसभा। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा।
42वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन में जो है इसको फिर से जो है 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और 44वां 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। वही संविधान संशोधन था जिसमें फिर से इसको 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना, 6 वर्ष किया गया था 42वां और 5 वर्ष फिर से कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन में। क्लियर। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है। अब देखिए प्रश्न क्या है मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी, तो निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक, ठीक है। अच्छा, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। और प्रेस का जनक जो कहा जाता है ये जेम्स अगस्टस हिकी को कहा जाता है। इसी ने 1780 में जो है बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, भारत में पहली बार। ठीक है ना। चलिए, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो फ्रेंड्स, ये 6 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो एक तो अपना राज्य बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? अच्छा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये बिहार में है। बिहार के किस जिला में? तो भागलपुर में है। और यह बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भागलपुर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बरौनी में जो है आपका जो तेल शोधक कारखाना है ये किस राज्य किस जिला में पड़ेगा? जरा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, जून 1992 में 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ पर हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था और उसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। तो याद रखेंगे, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं क्योंकि आपको पता है ना एग्जाम कई शिफ्टों में चलता है, लगभग 1 महीना चलेगा, तो कुछ शिफ्ट में प्रश्न डायरेक्ट मिल जाते हैं, इसीलिए प्रश्न आपको रिपीटेड मिल सकता है। मैंने हटाया नहीं है, एज इट इज़ मैंने हूबहू उनको ऐसे ही रख दिया है। देखिए, प्रश्न है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपरी सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये किया था आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच क्षेत्रों को विभाजित करके। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र विभाजित किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1900 देखिए राष्ट्रसंघ ने 1921 में जनमत संग्रह के आधार पर जर्मनी और पोलैंड के बीच क्षेत्रों को विभाजित किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा क्षेत्र को विभाजित किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिए और उत्तर आप देते चलिएगा। उससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते चलेगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था 1853 में, बम्बई से लेकर के थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है ना, 1853 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला जो व्यक्ति था ये मैगलन था। मैंने कई बार आपको बताया है और ये प्रश्न देखिए कई बार शिफ्ट में रिपीट भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से नहीं है। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये प्राकृतिक जो है ये प्रकृति से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और इसे अभियांत्रिकी के द्वारा रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये आपके प्राथमिक जो है ऊर्जा हैं। विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत को जो है अभियांत्रिकी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दाल के लिए पल्स जो होते हैं उनके लिए कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा,
तो कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर कर देता हूँ। देखिए कुछ दाल जो होते हैं ना, कुछ दाल ये जैसे कि आपके खरीफ भी होते हैं, ठीक है। अरहर आपने देखा होगा, अभी अरहर जो है ये कभी कभी खरीफ फसल के रूप में उगाए जाते हैं, ठीक है। अरहर, मूंग, उड़द की खेती खरीफ मौसम में होती है, और चना, मसूर, राजमा, मटर ये सब रबी मौसम के उदाहरण हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ये सही है। दलहन फलीदार फसल है, ये भी सही है, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये। और दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, नहीं, इनके लिए सिंचाई सुविधा गहन नहीं होती है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये आपका सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो फ्रेंड्स इसका तात्कालिक कारण इसमें से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरेज़ोवा में हत्या। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंट, उसकी हत्या आपकी बोस्निया की राजधानी सेरेज़ोवा में हुई थी, और यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। चलिए, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है। पाक जल संधि सिंपल सा क्वेश्चन है, ये श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। देखिए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है। तो न्यूनतम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और अधिकतम कहाँ पर है, ये बिहार में है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछा जाए प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम आबादी कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो न्यूनतम आबादी जो है ये सिक्किम में है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है ये आपका गोवा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ यह है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी होता है। तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी होगा, ठीक है, सत्ता में जब भागीदारी होगी। देखिए भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनमत संग्रह के आधार पर, स्विट्जरलैंड वगैरह में जनमत संग्रह करा करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। पूरे डिटेल में मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि वहाँ पर उपनिवेशों के कारण कच्चे मालों की अधिकता थी। और औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन सा देश था, तो जर्मनी था, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज इसमें से कौन सा है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें से चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर CaCO3 यह एक अधात्विक जो है खनिज है। बाकी देखिए सीसा, कॉपर, टीन ये सभी धात्विक खनिज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी थी। ये घटना हुई थी 1984 में, ठीक है ना, 1984 में हुई थी। और जो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड है यही गैस जिम्मेदार था। यूनियन कार्बाइड नामक यह कंपनी थी, उसी में यह जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मीन कैंप किसकी रचना है। मीन कैंप जो है यह किसकी रचना है, मीन कैंप या फिर मेरा संघर्ष, दोनों तरीके से आप याद रखेंगे। मीन कैंप या मेरा संघर्ष ये हिटलर की है, ठीक है ना, हिटलर की है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। मोनाजाइट रेत में निहित जो है कौन सा इसमें से खनिज है। तो फ्रेंड्स यह खनिज जो है यह कौन सा खनिज है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका थोरियम है। कौन सा है, आप सभी को पता होगा कौन सा है फ्रेंड्स, तो यह थोरियम है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोरियम है, ठीक है ना, थोरियम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। सभी लोग आंसर जरा कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स यह कौन थे, कांसीराम जी थे। कौन थे, कांसीराम थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कांसीराम हो जाएगा। क्लियर। चलिए 1984 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था 1984 में, और चुनाव चिन्ह हाथी है, आपको भी पता है मायावती जी का जो पार्टी है। कांसीराम राइट आंसर होगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये बिहार स्टेट में भी पूछा गया था इधर हाल ही में। 24.3% होना चाहिए, 24.3%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार परियोजना कब पारित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार परियोजना, और एक मार्ले मिंटो है। मार्ले मिंटो 1909 हो जाएगा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को कितने रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसको संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व के रूप में, संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व के रूप में, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा, मानस, ठीक है ना, ये सब आप याद रखिएगा, यह असम में है। अच्छा दिग्बोई जो है, दिग्बोई तेल संयंत्र, तेल शोधक कारखाना, ये भी असम में ही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा इसमें से नहीं है। कौन सी फसल इसमें से बाजरा नहीं है। देखिए मक्का जो है ना बाजरे फसल के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ज्वार, रागी यानी कि मड़ुआ, बाजरा इत्यादि फसलें बाजरा फसल के अंतर्गत आते हैं, मक्का इसमें से नहीं आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था, और अमेरिका ने पहला एटम बम जो है 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को जो है कहाँ पर गिराया था, जापान के हिरोशिमा में गिराया था। और दूसरा जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हिरोशिमा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोट देने का अधिकार कौन सी व्यक्ति का नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में जो व्यक्ति पागल या दिवालिया होते हैं, वोट देने का अधिकार उनको नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हर उस भारतीय को वोट देने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भूमंडलीकरण शब्द जो है इसका इजाद किसने और कब किया था। ये प्रश्न ऑलरेडी कराया गया है आपको। तो फ्रेंड्स जॉन विलियमसन ने किया था 1990 में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। तो फ्रेंड्स देखिए उसमें 50 थे और बाद में पोलैंड ने भी हस्ताक्षर किया था, तो इसीलिए 51 यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चूड़ामन राय किस विद्रोह के संबंधित हैं। तो ये चेरो विद्रोह से संबंधित हैं, ठीक है। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय के द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उनके राज्य को नीलाम कर दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चेरो विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थानीय सीमा कितनी लंबी है। तो आपको पता है कि भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। और यहाँ पर पूछा गया है कि लंबाई कितनी है उसकी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 4096 किलोमीटर, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और सबसे कम, जैसे मैंने आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में है। बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है इसको वर्ष 2018 में 102वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इस आयोग का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 338
ख में किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 218 हो जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था, प्रश्न देखिए रिपीट भी हो रहा है एग्जाम में, मैगलन था। चलिए, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई हैं? कितनी सूचियाँ बनाई गई हैं? तो देखिए ये 7वीं जो अनुसूची है ना, अनुसूची 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इस 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई है। कौन कौन सी सूची है? 3 सूची राइट आंसर होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है यह लद्दाख में है। लद्दाख में आपने उमलिंगला दर्रा सुना होगा, वहीं पर है, उमलिंगला दर्रा में, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 1971 में जो आम चुनाव हुआ था उसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने दिया था। देखिए, प्रदूषण में SPM शब्द का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइएगा, प्रदूषण में SPM शब्द का फुल फॉर्म क्या है? SPM शब्द का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए SPM शब्द जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, SPM शब्द का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। चलो, उसके बाद देखिए कौन सा भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है? तो भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदी, याद रखिएगा ये दोनों नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? कौन सा राष्ट्र जो है कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का कभी भी सदस्य नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका सीनेट की अनुमति कभी भी नहीं मिली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 1920 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना किया था। 1920 में वुडरो विल्सन, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया गया था इसका स्थापना, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भयानक तबाही हुई थी, इस तरह की तबाही फिर विश्व में दोबारा ना हो, इसके लिए किया गया था। देखिए, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? व्यावसायिक खेती इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कार्बनिक खेती, ये व्यावसायिक खेती नहीं है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, जिसको कि हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो देखिए किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार या एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, और सरकार की आलोचना जो विपक्ष करती है, बिल्कुल ये राजनीतिक अधिकार है। देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, मैंने आपको बताया भी था 1764 में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो ये परीक्षण जो होता है ये कितने वर्षों में होता है? तो फ्रेंड्स ये परीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष दिया गया है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन का फैलाव है? बिहार का क्षेत्रफल सबसे पहले जान लीजिए कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका बिहार का क्षेत्रफल है। इसको आप जबान पर याद रखिएगा, ठीक है ना। और 7.84% जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? विरल जनसंख्या वितरण, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए उबड़ खाबड़, ऊंचावच और विपरीत जलवायु, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी की मुद्रा का नाम, तो वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? पहले मार्क थी, अभी जर्मनी की मुद्रा क्या है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भूमि जो एक या एक से एक मिनट रुकिए, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे क्या किस रूप में जाना जाता है? उसको किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उसको जाना जाता है वर्तमान प्रति के रूप में, ठीक है ना।
एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो पानी से जो है लगभग ढका हुआ 71% हिस्सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 71% यानी कि 3/4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो यहाँ पर देखिए सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है ना। लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, तो यहाँ पर मीडिया का नियंत्रण दिया गया, ये नहीं होगा आपका। आर्थिक असमानता भी नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि समाज में थोड़ा बहुत आर्थिक समानता हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। बूथ छापामारी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक ही पार्टी का वर्चस्व हमेशा बना रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था। तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में दिया गया था। एनटी रामाराव ने चुनाव अभियान के दौरान जो है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया था, एनटी रामाराव ने। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश होगा। देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन जो है यह किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स 1453 में हुआ था, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। चलो उसके बाद देखिए बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये किशनगंज में होती है। कहाँ पर होती है, किशनगंज में होती है, ठीक है ना। किशनगंज में जो है, किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है। देखिए फिर से ये प्रश्न आ गया, लद्दाख में उमलिंगला दर्रा पर। देखिए अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। तो अलेक्जेंड्रिया जो है ये लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, ठीक है ना, लाल सागर के मुहाने पर। और अलेक्जेंड्रिया आपको पता भी होगा कि सिकंदर महान द्वारा मिस्र पर अधिकार करने के दौरान बनवाया गया था। तो यहाँ पर देखिए लाल सागर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था। 14 सूत्री योजना जो है यह किसने प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स यह अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इन्होंने ही किया था। किसने किया था, वुड्रो विल्सन ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था, वुड्रो विल्सन ने किया था। तो यहाँ पर देखिए वुड्रो विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। स्टाम्प एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था। स्टाम्प एक्ट को पारित किया गया था कब। तो देखिए स्टाम्प एक्ट जो है यह पारित कब हुआ था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था, ठीक है ना। स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ था और इसने अमेरिकी उपनिवेशों के सभी कागजात और आधिकारिक दस्तावेजों पर कर लगा दिया था। चलो उसके बाद देखिए भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है और लोनार झील जो है फ्रेंड्स यह क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है ना। चले गोखुर झील यह आपका जो बिहार का कांवर लेक है जो बेगूसराय में है, यह आपका गोखुर झील का उदाहरण है। लैगून झील उड़ीसा का जो आपको चिल्का झील है ये लैगून झील का उदाहरण है। देखिए संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में है, ठीक है ना। अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, याद रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, 2018 में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानचित्र की दूरी को मापने को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मानचित्र की दूरी की मापने की इकाई को अंश कहा जाता है, ठीक है ना, और अंश हमेशा एक होता है, अंश कहा जाता है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया है, का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका कंजर्वेटिव्स जो थे उनका मानना था कि राज्य और समाज की जो स्थापित पारंपरिक संस्थान हैं उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1992 में पहले, देखिए प्रश्न ये भी रिपीट है, 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था
मैंने बताया था आपको, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, और इसमें 100 से अधिक देश के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो IMF का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, यह अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। तो देखिए विश्व में पहला लोकतंत्र जो है ये वैशाली के लिच्छवियों ने स्थापित किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो वैशाली का लिच्छवियों का गणतंत्र, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाया था, उत्पादक में उड़ीसा है और भंडारण में जो है ये झारखंड होना चाहिए था। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपका उड़ीसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। चलिए रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेक्ट कानून जो है, रॉलेक्ट एक्ट 1919 में लाया गया था और क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया था। इस कानून को काला कानून भी कहा गया था क्योंकि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है ना, परंतु उसके विरुद्ध न कोई वकील, न कोई दलील और न कोई अपील किया जा सकता था। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? भोजन और चारे के रूप में जो है यहाँ पर देख सकते हैं मक्का का प्रयोग किया जाता है। चलिए रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मार्टिन लूथर थे, मार्टिन लूथर किंग राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में उठाया था किसने? नेल्सन मंडेला ने। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कोल विद्रोह में शामिल इनमें से कौन था? तो कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में, और बुद्धो भगत का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? भारत में जो है 17.5%, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे फर्डिनेंड, बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या, ये आपका तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो मैंने जल निकाय आपको बताया था और इस सबको डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पर जल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजनाओं में से एक जो है यह कौन सी है फ्रेंड्स? ये बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना पूछा गया, यहाँ पर बिहार का पूछा गया है। ठीक है ना, तो बिहार का यहाँ पर सोन राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? एल नीनो की उत्पत्ति जो होती है फ्रेंड्स, यह पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट के निकट पर होती है। पेरू राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? पादप उद्यान उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता किस वर्ष जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है किस वर्ष से दी जा रही है? तो फ्रेंड्स 1992 से दी जा रही है। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त आ गया ना, कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। चलिए उसके उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये जो केप ऑफ गुड होप है, इसको अंग्रेजी में हम लोग उत्तरमासा अंतरिक्ष को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। देखिए बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। समुद्र से चक्कर, विश्व का समुद्री मार्ग से चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन है। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये समिति जो थी यह कौन सी समिति थी? तो यह हंटर समिति थी। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है ना, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों में सर चिमनलाल, शीतलवाड़, साहबजादा और सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चिमनलाल, शीतलवाड़, साहबजादा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये तीनों भारतीय थे, याद रखिएगा। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए होते हैं। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया, लाखों वर्ष। ठीक है ना। चलिए कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार के लिए यहाँ पर देखिए पंचायती राज है। ठीक है ना, पंचायती राज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक को नेपाल में जाना जाता है नारायणी के नाम से। तो यहाँ पर देखिए नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। भारत और ये जो नेपाल की बॉर्डर है वहाँ पर बहती है बिहार की, जो आप कह सकते हैं बिहार में आप जाइए वाल्मीकि नगर साइड में, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व इसी नदी के तट पर है, गंडक नदी के तट पर। चलिए इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग जो है इसमें से कौन सा है? तो इसमें से देखिए चीनी उद्योग जो होगा ना ये उपभोक्ता उद्योग होगा। ठीक है, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सरदार सरोवर बांध बनने के खिलाफ 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है, मेधा पाटेकर इसके प्रमुख नेता हैं, मेधा पाटेकर, याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रसंघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रसंघ जो है यह पेरिस की संधि के तहत 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, 1920 में पेरिस की संधि के तहत। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तिलका मांझी, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स तिलका मांझी को 1785 में फांसी दिया गया था। ठीक है ना, और अब तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, इसे भी आप याद रखिएगा 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? जापान में जो है यह लाई गई थी किसके द्वारा? तो चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाई गई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स 2002 में, याद रखिएगा 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी के तहत सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। और जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की सूची में इसको रखा गया था, आर्टिकल 21 क के अंतर्गत इसको रखा गया है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से पेय फसलों में से भारत दुनिया में दूसरा अग्रणी उत्पादक और निर्यातक, पेय फसल की बात पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए चाय राइट आंसर हो जाएगा। चाय में दूसरा स्थान है और चाइना जो है प्रथम स्थान पर है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? फिर से आ गया यहाँ पर जर्मनी की मुद्रा का नाम। तो जर्मनी की मुद्रा का नाम जो है क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा अब यूरो हो गया है ना, पहले आपका ड्यूस मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल, तो ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। इनमें से कौन परिवहन मार्ग नहीं है? तो देखिए सड़क, वायु और जल है, पर्वत शिखर नहीं है। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। तो फ्रेंड्स चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी जो थे ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जमींदार, चर्च और अमीर, कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स चिली में सुधार, जो आपके सुधार कार्यक्रम था इसके विरोधी कौन थे? तो देखिए ये सभी थे, जमींदार थे, चर्च थे और अमीर सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नगर, मिट्टी, नदियाँ, कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखिए इसमें से नगर जो है ना ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी देखिए वन, नदियाँ, मिट्टी ये सब हैं। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो आर्टिकल 249 जो है ना 249 इसी के तहत हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चार्ल्स डिकेंस, देखिए चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन, याद रखिएगा पूछा जाएगा कि डॉम्बी एंड सन जो है यह किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1848 में प्रकाशित किया गया था। देखिए किसका मानना था कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए? तो अभी मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव के द्वारा। 1815 में देखिए नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू की लड़ाई हुई थी और इसमें नेपोलियन की हार हुई थी। ठीक है ना, इसके बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, क्योंकि रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव थे उनका मानना था कि राज्य और समाज में स्थापित जो पारंपरिक संस्थान हैं उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। देखिए वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? नहीं पूछा गया है।
तो देखिए वैश्वीकरण की नीति से कृषि को ज़्यादातर लाभ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र राइट आंसर होगा। देखिए मैकमोहन रेखा, और एक आपका मैकमोहन है और एक आपका रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ। तो मैकमोहन जो है ये भारत और चीन के बीच में है, ठीक है, और रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसको आप याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? देख सकते हैं प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है, इंग्लैंड में। सूती वस्त्र उद्योग से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? आदिवासी को कमजोर वर्ग का, तो आर्टिकल जो 342 है ना, इसी के अंतर्गत आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को कमजोर वर्ग में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर 342 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 341 जो है यह आपका अनुसूचित जातियों से संबंधित है। 342 को जो है अनुसूचित नहीं, सामाजिक और जो शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग जो है उससे संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 342 राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? तो फ्रेंड्स ये आपका तीसरे चरण में राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता के विचार को, ठीक है ना। तो राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता के विचार को। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? गुप्त संधियों की नीति को अपनाया था बिस्मार्क ने, ठीक है ना। बिस्मार्क ने गुप्त संधियों की नीति को अपनाया था। गुप्त संधियों की नीति को अपनाया था बिस्मार्क ने। चलिए, निम्न से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया, ठीक है ना, यूगोस्लाविया था। चलिए, तो यहाँ पर देखिए यूगोस्लाविया राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के जो जलभृत हैं, देखिए विश्व के जलभृतों में खाली स्थान दिया गया है, से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो 3% से थोड़ा कम, ठीक है ना, 3% से थोड़ा कम, याद रखिएगा। यानी कि 2.5% मीठे पानी को भूजल के रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 शायद ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 8,848 दे रखा है, 8,848 ऑप्शन ए में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो गन्ना को विकसित होने में देखिए सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत की किस राज्य में है? सर्वाधिक कम जनसंख्या मैंने आपको बताया था सिक्किम में है, और सबसे कम क्षेत्रफल जो है ये गोवा का है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? महत्वपूर्ण उपलब्धि पूछा गया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। चलिए, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार इसमें से कौन सा है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार जो है यह एक राजनीतिक अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार। उसके बाद चलिए, भारत में पहली बार कब और कहाँ जो है धुआं निरोधक कानून पारित हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्या पूछा गया? धुआं निरोधक कानून, धुआं निरोधक कानून। चलिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। धुआं निरोधक कानून जो है भारत में पहली बार कब और कहाँ जो है पारित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, धुआं निरोधक कानून जो है ना, यह आपका 1863 में कोलकाता में पारित किया गया था, 1863 में कोलकाता में। उसके बाद देखिए तिलका मांझी को फांसी फिर से पूछ लिया गया है 1785 में। मैंने अभी आपको बताया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है, ठीक है ना। अध्यक्ष पूछा गया है, 1 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजातियों के लिए तो 47 है, ठीक है ना, और अनुसूचित जातियों के लिए 84 है। कभी कभी आरक्षित पूछ लिया जाएगा, तो दोनों को जोड़िएगा, 7-4-11, 8-4-12, 1-13, ठीक है ना। तो इस तरह से 131 भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 47 राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? अमरकंटक नहीं है इसमें से, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ताप्ती नदी जो है ना, ताप्ती नदी, इसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से नहीं बल्कि इसका उद्गम सतपुरा पर्वत श्रेणी से हुआ है,
जबकि नर्मदा, सोन और जोहिला नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से इनका उद्गम हुआ है। तो तापी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? अपतटीय तेल क्षेत्र जो है इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स अपतटीय तेल क्षेत्र जो है यह इसमें से कौन सा है? तो मुंबई हाई है। यह एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, मुंबई हाई, ठीक है ना। दिग्बोई असम में है, अंकलेश्वर गुजरात में है, याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? अभी मैंने आपको बताया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो देखिए चेस्टनट जो है ना, यह वृक्ष पर्वतीय सदाबहार वन में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए चेस्टनट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जो है ना, कहने मात्र का सिर्फ जनता करती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसमें से आप देख सकते हैं असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मैंने कोलकाता और हावड़ा आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में हैं। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर के नया राज्य झारखंड बना था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? तो सर्दी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना, सर्दी राइट आंसर। बाकी देखिए जायद, खरीफ, रबी ये सब होता है फसल के प्रकार। चलिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो आपको पता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है? एशिया की ताज़े पानी की झील जो है ये उलर झील है, ठीक है ना। उलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? तो ये प्रश्न देखिए फिर से रिपीट हो गया, 7.84%। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? कॉमन सेंस की रचना जो है थॉमसन पेन ने किया था, ठीक है ना। और 1776 में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक में अमेरिका की ब्रिटेन आज़ादी की दलील की गई थी, ब्रिटेन से आज़ादी की। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? देखिए प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो ये सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सूती वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक, दूसरा अग्रणी, ये प्रश्न ऑलरेडी मिला है, और निर्यातक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका चाय होगा। किस राज्य में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये पश्चिम बंगाल में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होता है? तो प्रस्तावना लिया गया है कहाँ से? बताइए, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से, ठीक है ना। हम भारत के लोग, आपको भी याद होगा। पानी की कमी क्या है? पानी की कमी क्या है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? पानी की कमी क्या है? पानी की कमी से तात्पर्य है पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों में कमी से है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा, एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी से है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है, यहाँ पर दिया भी गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो ये 6 वर्ष। उत्तर मासा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, केंद्र में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये कब बनी थी? बताइए राइट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो 1977 में, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आपको भी याद होगा। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं।
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल ये आपका होता है कितने समय का? 5 वर्ष का, ठीक है ना। सामान्यतः मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों पर होता है? तो अभी मैंने बताया था आपको 5 वर्षों पर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश को ऑकलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया? तो फ्रेंड्स ये किया था फिनलैंड को किया था। फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर राइट आंसर जिसका क्या होगा कि भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होता है चीन में होता है, तो ये वाला कथन गलत दिया गया है। बाकी देखिए भारत विश्व में फलों का दूसरा है, सही है। फल, सब्जियों, मसालों का उत्पादन बागवानी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहला संथाली तिलका मांझी थे, पहला आदिवासी थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो इन्होंने किया था 1899 में, ठीक है, 1899 में। मुंडा विद्रोह आपको पता होगा 1899 1900 में हुआ था। उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1899 यहाँ पर देखिए दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइड कर क्या था? यहाँ पर देखिए टाइड था, ये कर क्या था? टाइड कर क्या था? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए कि टाइड कर क्या था। टाइड कर जो था ना, ये किस प्रकार का कर था? टाइड कर जो था ये किस प्रकार का कर था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, टाइड कर क्या था। तो यहाँ पर देखिए टाइड कर जो था ना फ्रेंड्स, ये टाइड कर जो था, ये टाइड कर क्या था? तो टाइड कर जो था यह एक धार्मिक कर था जिसे चर्च द्वारा वसूल किया जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टाइड था एक धार्मिक कर। विश्व में देखिए जलभृतों में देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया है कि कितना से थोड़ा कम मीठे पानी की भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो 3% से कम, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिकरण कितना बार रिपीट हुआ? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरेजो में हत्या। जर्मनी की मुद्रा का नाम फिर से आ गया है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1929 में। देखिए राज्य में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में भागीदारी का। तो ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी होगी। देखिए यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में कार्य करता है? तो द हेग में आपका कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। देखिए बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये बढ़ा हुआ है किस तत्व का? आर्सेनिक का। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या होता है? कोई भी व्यक्ति हो, एक वोट का मूल्य जो होगा वो बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमेशा एक ही होगा। तो चलिए एक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1920 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे 1920 में। मतगणना का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश जमा में समृद्ध हैं। तो खनिज और कौन सा? खनिज और बताइए, कोयला, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो अभी मैंने बताया था ताप्ती नदी का नहीं है, ताप्ती नदी का नहीं है, ठीक है ना, अमरकंटक। ये ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से हुआ है। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है, 9 डाक क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? भूटान के क्षेत्रफल का, तो भूटान के क्षेत्रफल का जो 70% क्षेत्र वन आच्छादित है, ठीक है ना। देखिए वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्ग में, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन में। तो यहाँ पर 3 वर्ग में। देखिए भारतीय लोकतंत्र की कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है भारतीय लोकतंत्र में? तो बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका है, निष्पक्ष चुनाव है, उत्तरदायित्व सिद्धांत भी है, बहुसंख्यकों का शासन, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुसंख्यकों का शासन देखने को नहीं मिलेगा।
चलिए, बीज उर्वरक मशीनरी आदि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिससे कहा जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग फर्न प्रणाली बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फर्न प्रणाली बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि मतदान करने के लिए कम से कम उम्र क्या होना चाहिए? तो ये होता है 18 वर्ष। रॉलक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखिए, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये नहीं है। चाइना है सबसे बड़ा उत्पादक। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ छूती है? कई बार मैंने बताया 7 देशों के साथ। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.5। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड लिया स्पेन से। लोकतंत्र के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में जो है भाग से ली गई है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये लिया गया आपके कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, भाग 4 में है, ठीक है ना। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। चलो, उसके बाद देखिए, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ है? तो फ्रेंड्स ये मध्य युग में हुआ था, ठीक है, मध्य युग राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये दिग्बोई है, जो कि असम में है। चलिए, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सूचना का अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये आपकी हुई थी कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो यहाँ पर देखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, एक एकता एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये हिटलर ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? ये हिटलर ने दिया था, ठीक है ना, हिटलर ने दिया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो ये वर्साई की संधि थी। इसको आरोपित संधि भी कहा जाता है, ठीक है, वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसी संधि में दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण भी हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो ये गन्ना है, ईख है। चलिए, उसके बाद देखिए, रेशम मार्ग कहाँ, रेशम मार्ग जो है, सिल्क रोड जो है, सिल्क रूट, ये कहाँ से आरंभ होता है? तो सिल्क रूट जो आ रहा है चीन से आरंभ होता है, ठीक है, चीन से, और यह चीन से भारत होते हुए मेसोपोटामिया, अफ्रीका, ग्रीस, रोम और ब्रिटेन तक विस्तारित है। चीन से आरंभ होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो ये वुड्रो विल्सन थे। आपको भी पता है कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। कौन थे फ्रेंड्स? वुड्रो विल्सन थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका वुड्रो विल्सन हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन थे फ्रेंड्स? तो कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा, कॉर्नवालिस था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा शिक्षा, गरीबी, सभी है इसमें से। चलो, उसके बाद देखिए, तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो है किस राज्य में दिया गया था? तो मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने दिया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में अब पूछा गया, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में राज्यसभा को जो है कहा जाता है सीनेट, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सीनेट कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इसको वाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, वाइटमैन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्साई की संधि को जो है 1936 में जो है वर्साई की संधि और शर्त को हिटलर ने अस्वीकार किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रूस हो गया था, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिए, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये माउंट पेड्रा या माउंट पिद्रु तलगला है, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 1907 में किया गया था। सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा में है। चलो उसके बाद देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो ये 3/4 ढका हुआ है, 3/4, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, इनमें से कौन मोटा अनाज है? इसमें से मोटा अनाज जो है ज्वार बाजरा रागी ये सभी हो जाएंगे मोटा अनाज, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो अभी मैंने बताया आपको यूगोस्लाविया को, ठीक है ना, यूगोस्लाविया राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं? तो सुकुमार सेन भी थे, क्योंकि ये पहले चुनाव आयुक्त थे, और TN शेषन भी थे, दोनों थे, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। 2022 के सारे सामाजिक अध्ययन का प्रश्न बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हमने कवर करा दिया है। लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर